जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है बायो। और बायो में दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, तो हम कह सकते हैं पादपों यानी पुष्पों में लैंगिक जनन। वास्तविक रूप से पादपों में कहा गया है दोस्तों, लेकिन इसमें पुष्पों में लैंगिक जनन किस तरह से होते हैं, तो आज इसी टॉपिक को हम एक एक करके समझेंगे दोस्तों। सबसे पहले हमें समझना क्या है, तो सबसे पहले आप लोग, यदि आप लोग के पास अगर टाइम हो तो आप लोग थोड़ा सा जाइए और एक सरसों का पुष्प लीजिए, जिसमें कहा जाता है ग्रामीण भाषा में ढोंड़ जो होते हैं। और उसको देखेंगे तो उसका जो जो पुष्प खिले होते हैं छोटे से, उसको भी लेकर देखेंगे। और यदि आपके संपर्क में अगर गुड़हल का फूल हो तो और बेटर होगा, क्योंकि हमें इस 4 चरण को पढ़ना है दोस्तों, सिर्फ 4 चरण को। और इसी 4 चरण में पुष्प का सब कुछ क्रियाकलाप होता है, इसी 4 चरण में दोस्तों। तो यह 4 चरण क्या है, इसमें हम जानते हैं कि इसे वर्तिकाग्र कहते हैं। यह आपका वर्तिका है। यह जो है अंडाशय है। अंदर के पार्ट जो यानी कि जो बीज की तरह दिखा रहे बीजांड है। और उसके बाद दोस्तों ये सब जितने निकले हुए हैं ये सब क्या है, पूतंतु है। और यह जो फूले हुए भाग है परागकोश है, उनमें जो कण दिख रहे हैं वो पराग कण है। अब दोस्तों ये जो पूरा पार्ट दिख रहे हैं ये सब क्या है, तो पुमंग, जिसे स्त्री केसर सॉरी पुंकेसर बोलते हैं। फिर उसके बाद यह जो ये सिंगल पार्ट दिख रहा है, यह आपको ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र है, बीच वाला भाग वर्तिका है, अंदर में जो फूला हुआ भाग है वह अंडाशय है। और इनमें जो अंदर बीज की तरह दिख रहे हैं ये बीजांड है। जी दोस्तों, अभी यह वीडियो आपका अभी तो अब स्टार्ट होगा, क्योंकि यह सिर्फ हमें संक्षेप में समझना था। अब दोस्तों यह बाहर का जो भाग है यह बाह्य दलपुंज है। यह आपका अंदर का जो भाग है वह दलपुंज है। अब एक एक हेडलाइन को समझेंगे। पहले लिखेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज दोस्तों, तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें क्या पढ़ना है, तो बाह्य दलपुंज में सबसे पहले यह पुष्प का प्रथम भाग होता है। आप अगर पुष्प को देखेंगे तो वह जो ऊपर वाला हरा रंग परत होता है वह बाह्य दलपुंज होता है दोस्तों। तो यह प्रथम भाग है, प्रथम भाग, ये चरण, प्रथम चरण, यह पुष्प का प्रथम चरण होता है। दूसरा क्या है, तो हम कह सकते हैं ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, हरे रंग, ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। तीसरा क्या है, तो हम कह सकते हैं कि ये पुष्पों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। जी दोस्तों, तो फिर से समझना, बाह्य दलपुंज क्या है, तो हम कह सकते हैं पुष्प का प्रथम चरण है। ये प्रायः हरे रंग के होते हैं। फिर उसके बाद क्या है, तो ये जो है पुष्प को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह आपका क्या है, हम कह सकते हैं यह बाह्य दलपुंज का कार्यात्मक रूप है। फिर इसके बाद दोस्तों, अब इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा क्या है, अब दूसरा है दलपुंज। चलो दलपुंज को लेते हैं। दलपुंज, दलपुंज में क्या है दोस्तों, तो इसको भी 3 चरण में पढ़ना है, सॉरी इसको भी कई स्टेप में। तो दलपुंज प्रायः जो होते हैं दोस्तों, यह द्वितीय चरण होते हैं, द्वितीय चरण। हम जानते हैं दोस्तों, जब पुष्प ढोंड़ की तरह होता है उसके बाद जब खिलता है तो वह अलग अलग पत्तों में निकलते हैं। अब जो अलग पत्तों में निकलते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है, ये रंगीन होते हैं, रंगीन। अब रंगीन होते हैं दोस्तों, तो रंगीन का मतलब यह है, जैसे हम क्या करते हैं, पुष्प लेते हैं, अब पुष्प लेकर के किसी न किसी को प्रपोज कर देते हैं। वह पुष्प हमें क्यों आकर्षित करता है, क्या हम भी एक कीट की तरह है, बिल्कुल कीट के भांति ही है, पूरा तक समझेंगे दोस्तों। तो दूसरा यह है, दूसरे इसमें द्वितीय जो कहा जा रहा है वह क्या है, तो ये दलपुंज जो है वह रंगीन होते हैं। और यही कारण है कि रंगीन होने की वजह से ये कीटों को आकर्षित करते हैं।
कीटों को आकर्षित करते हैं। परागण के लिए। परागण के लिए दोस्तों, उस कीट में आज के समय में मनुष्य भी हो गए हैं कि उस पुष्प को तोड़ते हैं या सहलाते हैं। तो जब सहलाते हैं तो उनके जो हाथ में उनके कण जो होते हैं वह हाथ में लग जाते हैं, यानी कि पराग कोश में जो उपस्थित कण होते हैं वह हाथ में लगते हैं दोस्तों। और हाथ में लगने की वजह से क्या होते हैं, वर्तिकाग्र हो जाते हैं। लेकिन अभी इसका कोई जिक्र नहीं है। फिर भी हम अगर पुष्प को छूते हैं तो उसके ऊपरी वाले भाग को यानी दल पुष्प को तो छूते ही है, बिना उसको छुए हम स्पर्श कर ही नहीं पाएंगे। जी दोस्तों, तो द्वितीय चरण का यह आपको बहुत ज्यादा जरूरी था। फिर अब आते हैं तीसरे चरण में। तीसरा चरण क्या है, तो तीसरा चरण जो है वह है पुमंग। पुमंग लिखेंगे दोस्तों, पुमंग। पुमंग को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या है, तो पुंकेसर। पुंकेसर दोस्तों, इनको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ये क्या है, तो यह तीसरा चरण है, यह पुष्प का तीसरा चरण। और ये दोस्तों हम कह सकते हैं कि यह नर जनन युग्मक होता है। इनमें नर जनन युग्मक, इनमें नर जनक युग्मक होता है। फिर उसके बाद दोस्तों यह है, इसमें एक चीज और है कि पुंकेसर में जो भी ये पुतंतु दिखाई दे रहे हैं, परागकोश परागकण यानी कि जितने पुतंत है वह सब पुंकेसर हैं। और पुंकेसर जो है यह इकाई भाग है, किसका है दोस्तों, हम कह सकते हैं पुमंग का। पुमंग का इकाई भाग कौन है, तो पुंकेसर है। पुंकेसर जो है पुतंत दोस्तों, पुतंत मतलब पूरे जो तंतु दिख रहे हैं वो पुंकेसर वाला तंतु है। और उसके जो फूले हुए भाग होते हैं, फूले हुए भाग जो होते हैं, तो हम कह सकते हैं पुंकेसर में ऊपरी भाग में जो फूला हुआ भाग होता है उसे परागकोश कहते हैं दोस्तों। और परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं जो पॉलिनेशन होते हैं दोस्तों, परागण होते हैं। अब परागण दो तरह से, या तो स्वपरागण या तो परपरागण। यह होने के पश्चात कहा जाते हैं तो वर्तिकाग्र में जाते हैं। तो हालांकि इतना इसका हो गया पुमंग का दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको मिलेंगे क्या, तो आपका है स्त्री कैसा यानी जायांग। जायांग, जायांग में हमें क्या करना है, तो यह पुष्प का दोस्तों चतुर्थ भाग होता है, यानी चौथा चौथा भाग, चौथा चरण। और एक चीज इसमें ध्यान देना दोस्तों, तो इसे हम कह सकते हैं कि स्त्री केसर, इन्हें हम स्त्री केसर के नाम से भी जानते हैं। स्त्री केसर क्या है, तो हमने एक चीज लिखा है, स्त्री केसर का मतलब है कि मादा जनन अंग भी लिख सकते हैं, मादा जनन अंग इसमें होते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, तो एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि मादा जनन अंग होते हैं। और इसके बाद जो है कि इनमें जो भी उपस्थित होते हैं, जो भी उपस्थित होते हैं दोस्तों, क्या है, तो हम कह सकते हैं कि वर्तिका, यानी कि स्त्री केसर में क्या होते हैं, वर्तिकाग्र होते हैं, वर्तिका होते हैं तथा अंडाशय होते हैं। अब उस अंडाशय में क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं बीजांड उपस्थित होते हैं, वर्तिका को समझते हैं। जब पॉलिनेशन यानी परागण होते हैं दोस्तों, परागण स्वपरागण या परपरागण के माध्यम से होते हैं। अब इसको हम किसी दूसरे दूसरे में समझाएंगे, तो इसी में समझाएंगे दोस्तों पॉलिनेशन किस तरह से हो रहे हैं। अब यह किसी ना किसी माध्यम से जब इसमें आएंगे, तो आप किसी न किसी माध्यम को पहले समझ लेंगे। क्या है किसी न किसी माध्यम का मतलब, उस किसी न किसी माध्यम को समझेंगे तो हम कह सकते हैं परागण। परागण दो तरह से होते हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण, दूसरा होता है कि परपरागण। स्वपरागण और परपरागण दोस्तों,
स्वपरागण क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जब एक ही पुष्प में उपस्थित पराग कोश यानी कि पुतंतु, पुंकेसर जिसे बोलते हैं। अब पराग कोश में जो उपस्थित परागकण होते हैं वह क्या होते हैं? किसी न किसी माध्यम से। अब स्वपरागण हो रहा है दोस्तों, कैसे हो रहे हैं? तो यहाँ पर समझना कि जब एक ही पुष्प या एक ही पौधों के पुष्प दूसरे दूसरे पौधों में, सॉरी दूसरे पुष्प में, जैसे समझना दोस्तों। तो यह क्या है? तो यह कण जो है यह इसी पुष्प के माध्यम से परागकोश में जा रहे हैं। या एक फिगर और हम बनाते हैं, यहाँ पर छोटा सा बनाएंगे दोस्तों। जैसे यह पुष्प है दोस्तों, और उसके बाद एक पुष्प यहाँ है, ठीक, एक पुष्प यहाँ है। अब इस पुष्प के जो कण है इसमें आएंगे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं यह भी स्वपरागण है, यह भी स्वपरागण है। और उसके बाद अगर इस पुष्प का परागकण अगर इसी में जाते हैं, यानी इस पुष्प का परागण इसी में जाते हैं, तो भी यह स्वपरागण है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं जब एक ही पुष्प में उपस्थित परागकोश उसके वर्तिकाग्र में जाते हैं, या एक ही पेड़ के दो या दो से अधिक पुष्प जो होते हैं उनके परागकोश किसी परागकोश में उपस्थित परागकण किसी अन्य कोश या परागकण के माध्यम से वर्तिकाग्र में जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह स्वपरागण है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण स्वपरागण। तो स्वपरागण आपको समझ में आ गया हो, एक ही पुष्प के माध्यम से अगर वर्तिकाग्र में जाते हैं, या उसी पेड़ के दो पुष्प हो और दोनों पुष्प के माध्यम से वो उसके वर्तिकाग्र में जाते हैं, तो वह भी स्वपरागण में है दोस्तों। अब पर परागण समझते हैं। यह एक पुष्प अलग है और दूसरा पुष्प इधर है दोस्तों। दूसरा पुष्प इधर है। अब इस आधार पर एक चीज मिल गया होगा दोस्तों कि जब इनके पराग कोश में उपस्थित परागकण जो होते हैं, अब यहाँ पर इसको समझेंगे दोस्तों। यहाँ से पराग कोश के जो कण होते हैं अगर इसमें आएंगे, यानी कि जब किसी एक पुष्प के परागकण किसी अन्य पौधों के पुष्प में जाते हैं, तो उससे हम कहते हैं पर परागण। अब स्वपरागण किस तरह से होते हैं दोस्तों? स्वपरागण में हम जानते हैं कि स्वपरागण के लिए उन्हें कुछ कीटों की आवश्यकता होती है, हालांकि वायु की भी आवश्यकता होती है। लेकिन पर परागण में तो बहुत जरूरी है कि इसमें पार्टनर की आवश्यकता होती ही होती है। तो पर परागण के लिए क्या क्या करना होना चाहिए? तो हम कह सकते हैं पर परागण के लिए जो होता है वह होता है हवा। क्योंकि हवा जब चलते हैं तो एक पुष्प इधर उधर करते रहते हैं, इनके इसी वजह से उनके परागकण वर्तिकाग्र में जाते हैं। दूसरा है जल। तीसरा होना चाहिए कीट दोस्तों। पक्षी भी होते हैं, छोटे छोटे जितने जीवाणु हैं सब होते हैं दोस्तों। तो आज का टॉपिक यह है, इतना रहा है दोस्तों। और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब एक टॉपिक आपका है कि फर्टिलाइजेशन किस तरह से होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन को समझना है दोस्तों कि जब पराग कोश में उपस्थित परागकण वर्तिकाग्र में जाते हैं, तो वर्तिकाग्र में जाने के पश्चात उनकी जो वर्तिकाग्र में एक तरल पदार्थ होता है जो परागकण को फुला देता है। परागकण को क्या करता है? फुला देता है दोस्तों। और फूलने की वजह से वह क्या होते हैं? अंकुरित होना प्रारंभ कर देते हैं। और जब वह अंकुरित होते हैं तो अंकुरित होकर के दोस्तों क्या करते हैं? तो हम कह सकते हैं वर्तिकाओं से होते हुए वह अंडाशय, और अंडाशय में जाने के बाद यह भ्रूण बनाता है, भ्रूण। और भ्रूण में जाने के पश्चात यहाँ पर बीज की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? अगर आपको वीडियो यह अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि अभी वीडियो स्टार्ट किए हैं और डालना प्रारंभ कर रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इसको देखेंगे। और जय हिंद दोस्तों।